क्या कभी ये सोचा है कि भारत का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो असल में चलता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ ईंट और गारे का खेल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंजन है जो हमारे देश को चलाता है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना भी मुश्किल है। जरा सोचकर देखिए, ये तो कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि अपने आप में एक आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन बात सिर्फ इन बड़े बड़े नंबरों की नहीं है, ये लोगों से जुड़ी बात है। कृषि के बाद अगर कोई सेक्टर है जो हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है तो वो यही है, रियल एस्टेट। जरा उन अनगिनत परिवारों के बारे में सोचिए जिनकी रोजी रोटी सीधे सीधे इसी इंडस्ट्री से चलती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, जब एक घर बनता है ना, तो इसका असर एक लहर की तरह पूरी इकोनॉमी में फैलता है। सीमेंट की फैक्ट्री से लेकर घर में लगने वाले पर्दों की दुकान तक 200 से भी ज्यादा दूसरी इंडस्ट्रीज इसी एक सेक्टर पर निर्भर करती हैं। ये सचमुच हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो ठीक है, इसका विशाल पैमाना तो हमने देख लिया। अब चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि ये रियल एस्टेट इंजन असल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ताकत देता कैसे है। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। हमारे देश की जीडीपी का 7% हिस्सा और देश के 16% काम करने वाले लोग। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि हमारे आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा पिलर है। इसको जरा ऐसे समझिए, जब घर बनाने में 1 रुपया लगाया जाता है तो वो रुपया वहीं नहीं रुकता, वो बढ़ता है। इकोनॉमी में 78 पैसे और जुड़ जाते हैं। ये तो एक तरह से पैसे का पेड़ लगाने जैसा हो गया, एक जबरदस्त इकोनॉमिक बूस्टर। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहाँ भी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। इस विशाल इंडस्ट्री का सफर हमेशा से इतना आसान नहीं रहा। चलिए अब इसके तूफानी अतीत पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त तेजी भी थी, गहरी मंदी भी और फिर वापसी भी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो पूरी तरह से असंगठित थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई, कोई बड़े प्लेयर्स नहीं, बस छोटे लोकल बिल्डर्स का दबदबा। बैंकों से पैसा मिलना तो लगभग नामुमकिन था, और सबसे बड़ी मुश्किल 500 से भी ज्यादा पुराने उलझे हुए कानून। मतलब एक पूरी भूल भुलैया थी। फिर आया 2000 का वो दौर जब ये बुलबुला आखिरकार फूट गया। देखिए, 2004 से 2007 के बीच मार्केट में पैसा पानी की तरह बहाया गया और प्रॉपर्टी की कीमतें तो बस आसमान छूने लगी। फिर रिजर्व बैंक ने इस पर ब्रेक लगाया और फिर धड़ाम 2008 आते आते मार्केट क्रैश हो गया और कीमतें 60% तक नीचे गिर गईं। क्या जबरदस्त उतार चढ़ाव था। तो अभी तक हम बड़ी तस्वीर देख रहे थे, है ना? अब थोड़ा जूम इन करते हैं, उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के लिए सबसे जरूरी है, अपने घर की चाबी। और वो चाबी है मॉर्गेज। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? जब कोई घर खरीदता है तो पैसा असल में आता कहाँ से है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मॉर्गेज को एक तरह के वादे के तौर पर समझिए। बेसिकली आप बैंक से कहते हैं, मुझे लोन दीजिए, और जब तक मैं ये लोन चुका नहीं देता तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी सिक्योरिटी है। ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो दोनों के लिए फायदेमंद है। तो इस पूरे खेल में ना 3 मुख्य किरदार होते हैं। पहला, मॉर्गेजर, यानी वो इंसान जो उधार ले रहा है। दूसरा, मॉर्गेजी, यानी बैंक या वो संस्था जो उधार दे रही है। और तीसरा, मॉर्गेज मनी, यानी वो रकम जिसे ब्याज के साथ चुकाना है। सिंपल है ना? अब भारत में मोटे तौर पर 2 तरह के मॉर्गेज होते हैं। एक है सिंपल मॉर्गेज, जिसमें बहुत सारी कागजी कार्रवाई, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी ये सब लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग दूसरा यानी टाइटल डीड्स जमा करके मॉर्गेज का रास्ता अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तेज है, सस्ता है और इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं होती। बस प्रॉपर्टी के कागजात बैंक को दिए और काम हो गया, कोई फालतू का झंझट नहीं। ठीक है, तो अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कि किसी को घर खरीदना है, तो असल में होता क्या है? चलिए होम लोन अप्लाई करने के इस पूरे सफर को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो ये है पूरा रोड मैप। शुरुआत होती है एक सिंपल सी एप्लीकेशन से, फिर बैंक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की जांच पड़ताल करता है। अगर सब ठीक रहा तो वो एक ऑफर लेटर देते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी की लीगल और टेक्निकल जांच होती है, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ साफ सुथरा है। और आखिर में अग्रीमेंट पर साइन होते हैं और लोन का पैसा मिल जाता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है और इसका हर स्टेप बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इस सफर के लिए कुछ जरूरी कागजात तो लगेंगे ही, जैसे कि उम्र, पता और आईडी का प्रूफ, इनकम का प्रूफ जैसे टैक्स रिटर्न या सैलरी स्लिप, पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट और भी बहुत कुछ। बैंक ये सब इसलिए देखता है ताकि उसे भरोसा हो सके कि लोन चुकाया जा सकता है। तो सारी बात तैयारी की है। तो हमने देखा कि कैसे रियल एस्टेट एक तरफ तो देश को चलाने वाला एक विशाल आर्थिक इंजन है और दूसरी तरफ किसी के अपने घर के सपने को पूरा करने का एक बहुत ही पर्सनल सफ़र भी। रियल एस्टेट फाइनेंस ही वो धागा है जो इन दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। घर एक बुनियादी ज़रूरत है या एक प्राइम इन्वेस्टमेंट? जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, इन दोनों सोच के बीच का ये जो तनाव है, ये कैसे सुलझेगा? क्या घर और ज़्यादा लोगों की पहुंच में आएंगे या फिर वो सिर्फ अमीरों के लिए एक एसेट बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारे देश का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।